नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग 9 जून का करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को रन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से यह प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कौटिल्या की तरफ से कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। और ये हम लोग फ्री एजुकेशन आईएएस के लिए बच्चों, पीसीएस के लिए भी प्रोवाइड कराएंगे, लोअर पीसीएस के लिए जो सबऑर्डिनेट क्लासेस के लिए होते हैं उनके लिए भी, एसएससी, बैंक पीओ और एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, ये सभी के लिए फ्री एजुकेशन है। तो कौटिल्या का ये संकल्प है कि फ्री शिक्षा सभी के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं 9 जून का करंट अफेयर्स, और ये पूरे साल चलेगा। ये हमारा आपसे वादा है कि ये कभी भी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हम लोग 9 जून के करंट अफेयर्स में जानना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, आपको मिलेगी पॉलिटी, आपको मिलेगी बेटा ज्योग्राफी, आपको मिलेगी हिस्ट्री, आपको मिलेगी इकोनॉमी। वीकली आपको हर चीज मिलेगी। करंट अफेयर्स डेली होगा, वीक में पॉलिटी के बेटा 2 लेक्चर होंगे, ज्योग्राफी के 2 लेक्चर होंगे, हिस्ट्री के 2 लेक्चर होंगे, इकोनॉमी के 2 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सेकंड पोर्शन होता है, जिसे बोलते हैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से भी इसमें मैथ्स होगी, आपकी रीजनिंग होगी, आपका कॉम्प्रेहेंशन होगा, इसके भी लेक्चर इसमें शामिल होंगे। खैर दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 9 जून के करंट अफेयर से। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज है कि भारत को 3 MH-60 रोमियो, ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये इसकी इमेज है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जानने के लिए। MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यूएसए भारत को देने जा रहा है। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं के लिए छपने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, 4 स्टार क्वेश्चन है। तो भारत और यूएसए के बीच, इंडिया और यूएसए के बीच 2020 में एक डील हुई थी। ये डील थी 16,000 करोड़ रुपए की, याद रखना आपको। जिसमें बात की गई थी, कंपनी है जो इस कंपनी MH-60 रोमियो को बनाती है, इसका नाम है बेटा, आप इसको कंपनी का नाम याद रखना है, लॉकहीड मार्टिन। इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है जो MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को बनाती है, और ये कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। ठीक है, तो ये सौदा हुआ है जिसके तहत भारत को अभी 3 भेजे जा रहे हैं। बात की थी हम लोगों ने 24 की, कितने की बात की थी हम लोगों ने, याद रखने हैं। टोटल जो हमने बात की थी वो 24 की बात की थी, 24 MH-60। ठीक है, लेकिन अभी हमको कितने मिलने आ रहे हैं? अभी फिलहाल हम लोग को 3 मिलने जा रहे हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए टोटल कितने मिलने हैं तो 24, वहां से कंफ्यूज नहीं होना है। इस हेलीकॉप्टर में क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या लगा होगा? इसमें लगा होगा बेटा नाइट विजन, इसमें नाइट विजन उपकरण लगे होंगे, इसमें हेल फायर मिसाइल होगी, याद रखना आपको, इसमें हेल फायर मिसाइलें लगाई गई हैं, हेल फायर मिसाइल लगाई गई हैं। टॉर्पीडो से भी लेस होगा, इसमें टॉर्पीडो मिसाइल्स भी हैं। ठीक है, और एक गाइडेंस प्रणाली भी है इसमें, और इसमें गाइडेंस सिस्टम भी है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, वो भी इसमें लगाया गया है। इतनी सुविधाओं के साथ ये हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर को आप पनडुब्बियों, इससे हम पनडुब्बियों पर निशाना लगा सकते हैं, कई जहाजों को खदेड़ सकते हैं, समुद्र में खोज और बचाव अभियान में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर इसी के साथ हमारी एक डील और चल रही थी 2020 में, वो हम लोग 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की बात कर रहे थे, उस पर भी कुछ दिनों में न्यूज आ जाएगी। तो भारत को याद रखना, भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अमेरिका सौंपने जा रहा है।
इसको बनाने वाली कंपनी का नाम याद रखना है लॉकहीड मार्टिन। ये डील हुई थी 24 MS-60 की, ठीक है। 2020 में 16,000 करोड़ की डील है और मैंने आपको बताया है इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो, पनडुब्बियों को मार गिराने में, जहाजों को खदेड़ने में, समुद्र में बचाव अभियानों में इनका यूज आप कर सकते हो। ओके, तो यहां तक कंफर्म। ये क्वेश्चन बस कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये क्वेश्चन आने ही वाला है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्स्थ नेशनल पार्क, सिक्स्थ नेशनल पार्क है। ये आपके एग्जाम में छप के आने वाला क्वेश्चन है, पहले से ही आउट क्वेश्चन है, 5 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को सिक्स्थ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, ठीक है। अब ये पूछेंगे किस जिले में, तो याद रखना कोकराझार जिले में, जिला याद रखना है कोकराझार जिला। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये यहां पर है, ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पर है रायमोना टाइगर रिजर्व, रायमोना टाइगर रिजर्व यहीं पर स्थित है, ठीक है। इसका जो टोटल एरिया है इस टाइगर रिजर्व का, रायमोना का, वो है 442 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो मानस के ये पश्चिमी इलाके से, यहां पर है मानस और ये मानस के पश्चिमी इलाके से जुड़ा हुआ है, जो मानस टाइगर रिजर्व है उसके पश्चिमी इलाके से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहां पर है मानस और यहीं पर शुरू हो जाता है ये दूसरा, यहां पर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, तो इस जगह पर है ये मानस से जुड़ा हुआ, यहीं पर है रायमोना, रायमोना टाइगर रिजर्व, तो मानस के वेस्टर्न कोर्ट से लगा हुआ है, ठीक है। तो पूछेंगे यहां पर छठा है तो पहला कौन कौन सा था, पहले 5 के आपको नाम बताने। पहला है कांजीरंगा, कांजीरंगा दोस्तों आपको याद होगा। दूसरा है मानस, वो भी याद होगा। तीसरा है बेटा नामेरी, आपको वो भी याद रखना है। और चौथा है औरंग, और पांचवा है डिब्रू सैखोवा, ये पांचवा है, ठीक है। और 6 कौन सा हो गया, ये जो अभी अपन ने बात की रायमोना। तो असम में 6 नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क हैं असम में, ठीक है। अब ये जो रायमोना यहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटी सी नदी भी बहती है, तो रायमोना टाइगर रिजर्व के पास में एक नदी है, एक रिवर है, उस रिवर का नाम है पेकुआ नदी, आपको याद रखना है पेकुआ नदी, पेकुआ नदी, ठीक है, रायमोना की दक्षिणी सीमा पे टच करती है। तो रायमोना जो टाइगर रिजर्व है ये टोटल, अगर इसको मानस के साथ ऐड कर लिया जाए और चिरांगपू के साथ भी, तो ये बहुत बड़ा एरिया ऐड हो जाता है। खैर, अब हम लोग ये देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने जा रहे हैं। यहाँ पर गोल्डन लंगूर मिलता है, यहाँ पर आपको गोल्डन लंगूर मिलेगा बेटा, ठीक है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का शुभंकर मिलेगा, एशियाई हाथी जिसे बोलते हो आप, बंगाल टाइगर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी की तरह और भी कई जीव हैं जो वहां पर लुप्त प्राय हैं, जो संकटग्रस्त हैं, ये सभी संकटग्रस्त हैं, तो इनके संरक्षण की पहल यहाँ पर शुरू की जा रही है। ओके, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन है पूछने वाला क्वेश्चन है वो है, असम सरकार ने रायमोना टाइगर रिजर्व को फॉरेस्ट सूची में अधिसूचित किया है, आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है। और ये छठा होगा, कोकराझार जिला होगा, 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मानस के साथ इसकी सीमा लगती है, पेकुआ नदी यहाँ पर बहती है, गोल्डन लंगूर, एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर पे जो संकटग्रस्त हैं इनके लिए, इनके संरक्षण के लिए प्रयासरत होगा। टोटल जो ये 6 हैं वो आपको याद रखने हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा और रेमोना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2024 में पहले FIH हॉकी,
FIH हॉकी क्या होती है? ये बिल्कुल उसी प्रकार का एक संस्करण है जैसे हम लोग क्रिकेट में T20 देखते हैं, तो ना, तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल 5 खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें टोटल एक टीम के बाद 5 प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर पर टीम। ठीक है, जिसमें से 4 प्लेयर होते हैं और एक गोलकीपर होता है, और उसके साथ ये छोटी पिच पर खेला जाता है। तो पहली बार 2024 में इसकी विश्व कप होने जा रहा है, पहला विश्व कप है, और इसकी मेजबानी करने जा रहा है ओमान। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ओमान को पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप कराने के लिए नामित किया है। ठीक है, तो ये 2024 में होगा और ओमान की राजधानी मस्कट में होगा। कहां पर होंगे ये? ओमान में मस्कट में होगा। मस्कट यहाँ की कैपिटल है, ये मस्कट में होंगे। मस्कट यहाँ की कैपिटल भी है, यहाँ की राजधानी है। ठीक है, एक लोकप्रिय गेम क्रिएट हो गया है, छोटी पिच पर खेला जाता है। ये 2014 में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन युवा खेलों में इसको खेला गया था, तब से। तो आपको याद रखना है, इसमें 5 प्लेयर पर टीम होते हैं, पिच भी इसकी छोटी होती है और बहुत फास्ट गेम होता है। ये सारे गेम कहां पर होंगे? FIH हॉकी वर्ल्ड कप के सारे गेम मस्कट में होंगे, जो ओमान की राजधानी है। नेक्स्ट अगर आप इमेज देखें, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फिगर दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है बेंगलुरु का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे को अभी नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस मिला है। क्या मिला है बेटा इसको? इसको मिला है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस। इसको नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस दिया गया है। और इस हवाई अड्डे का नाम आपको बताना है। इस हवाई अड्डे का नाम आपको सोचना है, वैसे क्या नाम हो सकता है। ये बेंगलुरु का हवाई अड्डा है, इसका नाम है केम्पेगौड़ा। इसका नाम है बेटा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इसको 2020-21 के लिए, इसको 2020-21 के लिए नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस मिला है। ठीक है, तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, BIAL नाम से भी इसको जाना जाता है। इस हवाई अड्डे ने लगभग 22 लाख यूनिट बिजली बचाई है। इसने कितनी बचाई है? 22 लाख यूनिट बिजली सेव की है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं 22 लाख यूनिट से लगभग हर महीने 9,000 घरों को बिजली दे सकते हो आप। इससे आप 9,000 घरों को बिजली दे सकते हो पर मंथ। ठीक है, तो इसको 2020-21 के लिए नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर ब्यूरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, अरुणाचल प्रदेश की मूवी है ये, और इसको हाल ही में बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, अभी भारत में जो 67 में राष्ट्रीय पुरस्कार हुए थे, 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे जो, ठीक है, उसमें से बेस्ट नेशनल अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन में दिया गया, पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया। ठीक है, बेस्ट नेशनल अवार्ड फॉर किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कोई फिल्म है तो वो ही है वाटर ब्यूरियल। वाटर ब्यूरियल टेलीविजन द्वारा निर्मित है। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है टेलीविजन के द्वारा बनाया गया। और एक बहुत फेमस लोकप्रिय उपन्यास है, उसका नाम है सवा कोटा मनु। एक उपन्यास है, असम का उपन्यास है, ये असमी उपन्यास है। इसका नाम है बेटा सवा कोटा मनु। सवा कोटा मनु। ठीक है,
ये इस उपन्यास पर आधारित है ये फिल्म। तो कभी भी क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है कि ये फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है, तो इस उपन्यास पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड ऑन सबाकोटा मनु। ठीक है, अब ये लिखा किसने था, किसने लिखा था, इसके राइटर कौन है, इस उपन्यास के राइटर कौन है, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है जो एसे दोरजी, जो एसे दोरजी ने लिखा हुआ। तो आपके दोनों नाम याद रखने हैं कि कौन सी फिल्म है, तो वाटर व्यूरियल को आपको याद रखना है, किसने बनाया है, एमएम टेलीविजन ने बनाया, किस उपन्यास पर बेस्ड है, सबाकोटा मनहू पर बेस्ड है, और इसके राइटर क्या हैं, जो एसे दोरजी। तो यहां तक बच्चों वाटर अपनी बात कंफर्म हुई। यहां पर एक खास बात है कि अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है, और वहां पर एक अनुष्ठान है, उस पर एक दिलचस्प कहानी, इस मूवी को जरूर देखें आप। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिटोरेशन। इकोसिस्टम रिटोरेशन पर यूएन डिकेड, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, रिटोरेशन का मतलब होता है बहाली। तो इस पर जो अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड का नाम है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब होता है पारिस्थितिक या पारिस्थितिकी बहाली, पारिस्थितिकी बहाली पर यूएन दशक, संयुक्त राष्ट्र का दशक, ये 2021 से 2030 तक मनाया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा ये जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत चलेगा। ये जो प्रोग्राम है, ये दशक है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और एफएओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का ये भी प्रोग्राम है, एफएओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये कृषि संगठन है, ये क्या है इसका, ये कृषि संगठन एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये दोनों इसको क्या करेंगे, इन दोनों के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में चलेगा ये दशक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इसकी कभी क्वेश्चन पूछे, इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा 2019 में हुई थी। ठीक है, अब जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है, पुनरुद्धार करना है, और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र दशक के शुभारंभ का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र दशक के शुभारंभ किया गया पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर, इसका समर्थन करने की बात की गई है। ओके, अब आपको याद रखना है यूएन का मुख्यालय कहां पर है, कुछ चीजें नॉर्मल ही है जानने के लिए। यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको बताना है यूएसए में है। ठीक है, और यूएन के महासचिव कौन है, इसके महासचिव कौन है, अगर पूछा जाए कि महासचिव कौन है, तो महासचिव का नाम बताना है आपको। महासचिव है बेटा इसके एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, द सीईओ वाटर मैंडेट, जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने के सीईओ वाटर मैंडेट में भारत की एक कंपनी को शामिल किया गया, इसका नाम है एनटीपीसी। तो जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में किसको शामिल किया गया है, एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी को शामिल किया गया है। ये क्या करती है, ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये कंपनी किसके अंतर्गत आती है, ये भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है, सबसे बड़ी बिजली कंपनी है एनटीपीसी। ठीक है, इसको सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल किया गया है।
सीईओ वाटर मैंडेट यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक पहल है। सीईओ वाटर मैंडेट जो है ना, वो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का एक अंग है, ये उसी की एक पहल है। ठीक है, इसके द्वारा दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को अपनाना है। इसके द्वारा क्या करना है आपको दीर्घकालिक विकास लक्ष्य हासिल करने हैं। ठीक है, इन विकास लक्ष्यों में क्या है कि पानी है, पानी का बेहतर उपयोग, पानी का बेहतर उपयोग जो कि जल संरक्षण पर बेस्ड होगा। ठीक है, एनटीपीसी के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेने चाहिए, कभी एग्जाम में पूछा जा सकती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1975 में, आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? 1975 में दिल्ली में, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अब जो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में कुछ गौर करने वाली बातें, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये मालदीव के एक मंत्री, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के मंत्री हैं, मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये, और इनका नाम है बेटा अब्दुल्ला शाहिद, का नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ये यूएनजीए के 67वें अध्यक्ष बने हैं, 67वें अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ये 67वें अध्यक्ष बने हैं। सॉरी, मैं 67वां बोल गया, 76वां, 76 ये क्या बने हैं? ये अध्यक्ष बने हैं। इनको 143 वोट मिले थे, इनको टोटल 143 वोट मिले थे आउट ऑफ 193 मेंबर्स में से, 193 सदस्यों में से 143 वोट इनको मिले हैं। यह पहली बार है जब मालदीव इस पद पर आसीन होगा। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में यह सर्वोच्च कार्यालय माना जाता है यूएनजी का, जिसको हम लोग महासभा कहते हैं। ठीक है, और इसका पद जो यूएनजीए है, जिसको हम लोग महासभा भी कहते हैं, महासभा या फिर यूएनजीए। ठीक है, यह हर साल क्षेत्रीय समूह के बीच बदलता है, हर साल बदलता है, प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। और इस बार इसमें एशिया और प्रशांत समूह को रखा गया था। तो मालदीव और अफगानिस्तान, यहाँ पर दोनों लोगों ने टेक्स पार्ट किया था। एशिया की तरफ से 2 लोग भाग लिए थे, मालदीव ने भी भाग लिया था और अफगानिस्तान ने भी भाग लिया था, भारत के दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। लेकिन हालांकि भारत का वोट था वो मालदीव को गया। उसका मेन रीजन ये है कि जब नई दिल्ली में अफगानिस्तान की तरफ से रसूल आए थे, तो उससे पहले भारत शाहिद को समर्थन देने की बात कर चुका था, अब्दुल्ला शाहिद को समर्थन देने की बात कर चुका था। इसलिए भारत का वोट मालदीव को गया, क्योंकि भारत ने मालदीव के साथ पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशियन डे हर साल कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगामी एग्जाम के लिए, और आज की स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो वर्ल्ड ओशियन डे आपको याद रखना, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे या विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में समुद्र का महत्व, ये क्या बताता है कि हमारे जीवन में समुद्र का महत्व क्या है, समुद्र का महत्व क्या है। ठीक है, इसके विषय में जागरूकता बढ़ाना, जिसके माध्यम से हम इसकी
रक्षा कर सकें। आम जनता को महासागर पर जो मानव के प्रभाव हैं उसके बारे में बताया जाए और इसके लिए एक आंदोलन को तैयार किया जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस बार की थीम क्या है। द वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, एग्जाम के हैं, ये क्वेश्चन छप के आने वाला है 8 जून, वर्ल्ड ओशियन डे छपने वाला है, आप इसको याद रखिएगा। इसके लिए थीम है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, लाइफ एंड लिवलीहुड, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, ये इसकी थीम है। ठीक है, अब हम लोगों ने कई घोषणाएं की थी साथ में साथ। विश्व महासागर दिवस 2021, इसका थीम अपन ने बताया लाइफ एंड लाइवलीहुड। 2030 तक सतत विकास लक्ष्य में जो 14 लक्ष्य बनाए गए थे, महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण भी उसमें शामिल था। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के अनुयायी में 2021 से 2030 तक चलेगा। तो ये आपको याद रखना है, सतत विकास के लिए है, महासागर के सतत विकास के लिए है वर्ल्ड ओशियन डे। और 2021 से 2030 तक 2021 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक मनाया जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस का अगर इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, इसका इतिहास देखें, तो आपको समझ में आएगा 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहीं पर हुआ था एक पृथ्वी सम्मेलन, और इस पृथ्वी सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा आई थी। यहीं पर विश्व महासागर दिवस का कॉन्सेप्ट आया था, यहीं से आया था विश्व महासागर दिवस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और 2008 से इसको मना रहे हैं। 2008 से 8 जून को इसे मनाया जा रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, ये आपको गर्व से आपके सिर को ऊंचा करने वाली है। भारत की तरफ से एक ऐसा व्यक्ति जो 7 करोड़ रुपए का एक प्राइज जीतता है और बाद में उसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणजीत सिंह दिसाले की। ये हैं रणजीत सिंह दिसाले, इन्हें विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। तो बड़ी प्राइड का मूवमेंट है कि भारत की तरफ से एक व्यक्ति विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का स्तर क्या हो रहा है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होगा, रणजीत सिंह दिसाले का जो शिक्षा सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है, इनको 2021 से 2024 तक। ठीक है, 2020 में इनको ये किस वजह से प्रसिद्ध हुए थे? 2020 में इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था। ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था। ग्लोबल टीचर अवार्ड मिलने की वजह से ये फेमस हुए थे। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो सलाहकार नियुक्त किए गए हैं विश्व बैंक ने, इसकी एक कोच प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है कोच प्रोजेक्ट। ये इस पर काम करेंगे, कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इस कोच प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है,
इसका बेटा जो उद्देश्य है वो है शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार। शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार मतलब शिक्षा का इस प्रकार से सुधार करना कि व्यवसायीकरण में मदद हो। ठीक है, तो कोच प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा क्या करेंगे, ये शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के लिए मदद करेंगे। रणजीत सिंह देसाले के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। रणजीत सिंह देसाले महाराष्ट्र में सोलापुर जिला है, वहां के रहने वाले हैं। वह शुरू में एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वह शिक्षक बन गए और 2020 में उन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित हुए। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है ना। इन्होंने काम क्या किया है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। गर्ल्स एजुकेशन टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कौटिल्य आपकी वो सभी मदद करेगा जिसकी वजह से कौटिल्य भारत में नंबर 1 का शिक्षण संस्थान है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और भी चीजें आपको लगातार समय समय पर मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।